हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो एक बार सबको ऐड हो जाने दो। अच्छा, हम अपने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? हम्म किस टॉपिक तक हुआ था जरा बताओ। सब भूल गए क्या टॉपिक हुआ था? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, उन लोगों के मतलब इन तीनों के बीच क्या क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होके क्या निकलता है? लाइक आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ये सब मैंने बताया था। हाँ सर, वही लास्ट हुआ था क्लॉक बस रूल। बस बस हाँ, क्लॉक रूल लास्ट हुआ था ना। ठीक है, चलो भाई अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी देखो, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। मतलब किसी भी वेक्टर को सोचो, एक आर्बिट्ररी एक वेक्टर लिया मैंने, ए वेक्टर। ओके, सोचो एक ए वेक्टर मैंने ले लिया, तो ये जो ए वेक्टर है इसको हम लोग ए को तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और ब्रेक करके हम लोग वेक्टर ए को लिख सकते हैं। वो कैसे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे हम लोग उसको लिख सकते हैं, है ना? तो अभी हम लोग ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। सोचो अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ओके, दूसरा एक बी वेक्टर है विच इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा दो वेक्टर है। और हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जो जानना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। व्हाट? अब ये डिटर्मिनेंट, ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। ओके, डिटर्मिनेंट में हम लोग मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जो एक्चुअल थिंग है डिटर्मिनेंट, वो मैं उसके अंदर तक मैं नहीं जा रहा हूं। सिर्फ एक कभी कभी भी अगर एक डिटर्मिनेंट दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ओके, तो देखो, सोचो डिटर्मिनेंट में ऐसा दिया जाता है, ऐसे तीन रो रहता है, 1 2, सोचो ये है -1, देन दिस इज 2 1 3 and then 1 2 2। ओके, दिस इज -1। ओके, ऐसे तीन रो और तीन कॉलम दिया जाता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, लेकिन अभी इस लेवल में हम यही जानेंगे, तीन रो और तीन कॉलम का डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहां पर 1। अब देखो, ये इसका जो कॉलम है और इसका जो 1 का जो रो है, ये इसको तुम छोड़ दोगे। ओके, इसको तुम ऐसा करोगे कि ये तुम देख ही नहीं पा रहे हो। ओके, जब मैं बोर्ड में कराता हूं तो तब मैं अपने उंगली से इसको बंद कर देता हूं। ओके नो? अब देखो, सिर्फ क्या लिया तुमने? 1 लिया। 1 का जो रो है और 1 का कॉलम है वो तुमने बंद कर दिया, वो तुम देख नहीं रहे। तो तुम्हारे पास अभी क्या है? 1, ये 3, ये 2 और ये 2, और यहां पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे तुम क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, तुम कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे वो मैं बताता हूं तुम लोगों को। देखो, यहां पे तुम ऊपर के लेफ्ट से नीचे के राइट तक मल्टीप्लाई करोगे और नीचे के लेफ्ट से
ऊपर के राइट तक मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो यहां पर दिखाता हूं। 1 into 2 करोगे मतलब तुम्हारे पास क्या आया 2, और माइनस लिख के फिर 2 into 3 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आया 6। तो बच्चों ये पहला स्टेप समझ में आया। अगर पहला स्टेप समझ में आ गया तो दूसरे स्टेप्स करने में और भी आसानी होगा, कम टाइम लगेगा समझाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर पहले हम लोगों ने लिया मतलब 1, उसका रो और उसका कॉलम हम लोग ऐसा करेंगे कि वो हम देख ही नहीं पा रहे, वो है ही नहीं। ओके, अब उसके बाद जो बचा रहेगा वहां पे ऊपर के लेफ्ट से नीचे के राइट तक मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देके नीचे के लेफ्ट से ऊपर के राइट तक मल्टीप्लाई करेंगे। am I clear स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताओ? यस सर। तो ये हो गया, पहला वाला हो गया। तो पहले वाले को मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे जो भी मैंने किया था वो उसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज 2। ओके, तो पहला वाला प्लस था, दूसरा वाला माइनस लिख के करेंगे। ओके, दूसरा वाला ये हम लोग माइनस लिख के करेंगे, तो -2। अब देखो ये 2 का जो कॉलम है वो हमने बांध दिया, और 2 का जो रो है वो हमने बांध दिया, और 2 का जो कॉलम है वो भी हमने बंद कर दिया। ओके ना, क्या पड़ा रहा 2, 3, 1 एंड 2। ओके, फिर से वही करेंगे कि अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक मल्टीप्लिकेशन, एंड देन फिर लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक मल्टीप्लिकेशन। मतलब 2 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 into 2, और फिर 1 into 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 into 2 अगर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो 2 2 4, 1 into 3 मल्टीप्लाई किया तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 1 into 3 मतलब 3। ओके बच्चों, समझ में आया, समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब तो ये भी हो गया, अब आ गया हमारा थर्ड, तो ये भी मैं इरेज कर देता हूं बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आ गया हमारा 1, तो या -1, तो -1 का रो एंड -1 का जो कॉलम है वो हम लोगों ने बंद कर दिया, यहां पर लिख दिया -1। ओके, ओके, जो रहेगा उसका वो ही रहेगा। ओके, और सिर्फ बीच का ये माइनस होगा, बाकी सारा जो रहेगा वो ही हम लिख देंगे। मतलब जैसे यहाँ पर +1 लिखा, यहाँ पर जो था उसका माइनस करके लिखा, और यहाँ पर जो था वही करके लिखेंगे। तो मतलब प्लस माइनस फिर अगेन प्लस। ओके, मतलब इसको मैं ना, अभी तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसलिए मैं इसको प्लस ही रख रहा हूं। ओके, तो ये हो गया +1। ओके, तो ये है प्लस, यहां पर माइनस फिर से प्लस, तो यहां पर भी वही करेंगे, 2 से 2 तक मल्टीप्लिकेशन, 1 से 1 तक मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, 2 2 4 -1। ओके, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो अब इसको सिर्फ हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 - 6 = -4, यहाँ पे -4 लिख दिया, 4 - 3 मतलब 1, तो ये हो गया -2, और फिर 4 - 1 मतलब 3, तो ये हो गया +3। ओके, तो कितना हुआ हमारे पास, 4 + 2 is -6, तो इट इज -3 विल बी द आंसर। am I clear स्टूडेंट्स? तो ऐसे करके डिटर्मिनेंट किया जाता है। ये समझ में आया बच्चों, समझ में आया ये, हाँ या ना बताओ? यस सर। तो यही हाँ चीज सर। हम लोग वेक्टर में भी अप्लाई करेंगे। ओके, ये सेम चीज हम लोग वेक्टर में अप्लाई करेंगे। कैसे, सोचो यहां पर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी तो किया जा सकता था, पहले ए एक्स बी एक्स फिर आई क्रॉस आई, फिर ए एक्स बी वाई, फिर और आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स बी जेड, फिर आई क्रॉस के, ऐसे करके टोटल 9 टर्म आता हमारे पास। अब हर आई क्रॉस आई तो 0 हो जाता, लेकिन आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ऐसे करके जो भी टर्म आता उसको हमें क्लॉक रूल निकाल के हमें सॉल्व करना पड़ता। तो ये एक हेक्टिक बहुत बड़ा लेंथी एक प्रोसेस हो जाता, तो इसीलिए हम लोग ये डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। डिटर्मिनेंट जो फॉर्म है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है
उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके कैसे लिखते हैं ये मैं बताता हूँ। देखो ये दोनों में ही ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो भी कंपोनेंट्स है उसके साथ कॉमन क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो इसीलिए हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप पहले रो में लिखेंगे। सेकेंड, हमें क्या बोला गया है, ए क्रॉस बी करने के लिए बोला गया है। तो पहला वेक्टर कौन है, ए, दूसरा वेक्टर कौन है, बी। तो ए वेक्टर का जो सब कंपोनेंट्स है वो हम सेकेंड रो में लिख देंगे। ओके, मतलब ए एक्स, ए वाई, ए जेड। उसके बाद ए क्रॉस बी में ए के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है वो थर्ड रो में लिख देंगे। तो बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर। तो देखो बच्चों, अगर यहां पर हम लोग पहले क्या लेंगे, आई कैप। देखो पहले हम लोग क्या लेंगे, आई कैप, इजंट इट। तो देखो आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम अगर तुम बंद कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे ए वाई से बी जेड तक और बी वाई से ए जेड तक, मतलब ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, sir. अब देखो इसके बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, माइनस जे। माइनस जे हो गया। तो माइनस जे में हम लोग क्या करेंगे, जे का जो रो और कॉलम बंद कर देंगे। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये हो गया ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। तो ये हो गया जे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के कैप लिखेंगे। तो अब के कैप का रो और के कैप का कॉलम बंद कर दिया हमने। तो क्या रह जाएगा अभी, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। तो यहाँ पे ए एक्स से बी वाई तक जाएगा और बी एक्स से ए वाई तक आएगा। मतलब ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। ये हो गया हमारा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। हमें क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. तो अब एक रियल वेक्टर मैं देता हूं जहां पे एक्स, ए वाई, ए जेड करके नहीं है। ओके, एकदम प्रॉपर सोचो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ऐसे करके दिया गया है दो वेक्टर। और वहां पे कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो एक बार करके दिखा देता हूं। ओके बच्चों, ओके। अब देखो, let us consider के वेक्टर a, this is the example, वेक्टर a is 3i cap minus 2j cap plus 6k cap, and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap. Okay, and तुम लोगों को बोला गया है कि फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला गया है तुम लोगों को। हमें क्लियर बच्चों? तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, पहले हमें ए लेने के लिए बोला गया है, फिर बी। तो ए क्रॉस बी, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप को लिख देंगे पहले रो में। उसके बाद ए है तो ए का कंपोनेंट्स क्या क्या है जरा बताओ, ए का कंपोनेंट्स क्या क्या है बताओ मुझे। तो वही सेकेंड रो में जाएगा, बताओ स्टूडेंट्स। सर ए का Sir, 3. 3 minus 2 and plus माइनस 2 6. एंड plus 6 और बी का कंपोनेंट में क्या क्या है वो हम लोग लिखेंगे थर्ड रो में, बताओ। 1 minus 1 minus 1 plus k. 1 minus 1 plus 1. प्लस 1। बस हो गया अपना काम। अभी हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर देते हैं। सर ये लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं इसका मतलब मॉड है? नहीं, मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट में हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं। ओके ना, ये मैथमेटिक्स में जाके अच्छे क्यों ऐसा किया जाता है ये सब कुछ वहां पे, और क्या है एक्चुअली ये कुछ वहां पर पता चलेगा।
बच्चों किसी का कोई अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ओके, क्योंकि नॉइज आ रहा है। तो देखो बच्चों, आई कैप, यहाँ पे ये वाला रो, यहाँ ये वाला कॉलम बंद हो गया, तो -2 into 1 मतलब -2, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो गया, 1 into 6 मतलब 6 हो गया यहाँ पे। फिर -j कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम बंद हो गया, 3 into 1 मतलब 3, -1 into 6 मतलब 6। फिर प्लस के कैप में 3 into -1 मतलब -3, उसके बाद -2 into 1 मतलब +2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप -2 + 6 मतलब 4 आई कैप। फिर 3 - 6 मतलब -3, माइनस ऑफ माइनस मतलब +3 जे कैप, और उसके बाद माइनस के कैप। तो ये आ गया अपना आंसर। मतलब therefore we can write A cross B vector is equal to 4 I cap plus 3 J cap minus A cap. So this is the answer of A cross B. Am I clear, students? Am I clear? Yes, sir. Great. तो ये है एक्चुअल अपना क्रॉस प्रोडक्ट। How do we determine plus or minus? नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोलो, फिर से बोलो। सर प्लस और माइनस कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो ये रूल में मैंने क्या बोला था, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। पहले जो होगा वो प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके यहाँ पे प्लस करके लिखा गया है, यहाँ पे माइनस करके लिखा गया है, और यहाँ पर फिर से प्लस करके लिखा गया है। दिस इज द रूल, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, फिर से। ओके ओके सर। तो बच्चों अब दिस वाज आवर एंटायर वेक्टर चैप्टर। वेक्टर में जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। मतलब इसके बाद अब अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से मैं वेक्टर का जो और भी जो सब एप्लीकेशंस है उसमें चले जाएंगे। जैसे कि मोशन इन 2 डायमेंशन में जो सब एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे, मतलब रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब के बारे में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी वेक्टर का जो भी सारे न्यूमेरिकल्स है वो सब। ओके तो पहला न्यूमेरिकल्स तो ये हुआ अपना पहला न्यूमेरिकल, 2.38। वैसे ये अपने मॉड्यूल से ही मैं करा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है इसमें कि दो वेक्टर है, वेक्टर A1 एंड वेक्टर A2। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ। एंड ये दोनों वेक्टर ही कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। ओके, अब बोला गया है कि A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, इन दोनों का जो मॉड है दैट इज √3। ओके, दैट इज √3। देन फाइंड A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर डॉट 2A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। तो ये है अपना न्यूमेरिकल। ओके, तो यहां से हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। ये दे दिया गया है कि दोनों ही यूनिट वेक्टर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A1 and magnitude of A2 is equal to 1. It is equal to 1. Okay. अब देखो बच्चों, ये भी बोला गया कि A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मॉड इज 3। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
plus 2a1 into a2 into cos theta is equal to root 3, isn't it? a plus b whole square का मतलब रिजल्ट एंड वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यूज किया, a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to r square, isn't it? तो देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे, isn't it? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta is equal to r square, मतलब root 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a1 का मैग्नीट्यूड इज 1, a2 का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये क्या हो गया 1 plus 2 cos theta is equal to 3। तो ये हो गया कितना, 2 cos theta is equal to 1, 3 minus 2, therefore cos theta is equal to half। तो ये हम लोगों को मिल गया कि cos theta is equal to half। ये क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो a1 minus a2 और 2a1 plus a2 का डॉट प्रोडक्ट ही किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, अभी हम लोग एक्चुअल जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर रहे हैं, डॉट 2a1 प्लस a2 वेक्टर। तो इसको अगर डॉट किया जाए, एकदम जनरल मल्टीप्लिकेशन की तरह डॉट होता है, ये क्या हो जाएगा, 2a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस 2a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर एंड माइनस a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। ओके बच्चों, समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 2 हाँ सर। a1 एंड a1। अब देखो a1 डॉट a1 सेम वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर ना, क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री, सिंस theta is equal to 0 degree, therefore cos theta is equal to 1, therefore a dot a will be a square। ये भी वैसा ही हो जाएगा, ये हो गया 2a1 स्क्वायर। यहाँ पे a1 डॉट a2 मतलब a1 a2 cos theta, यहाँ पे हो गया माइनस 2a1 a2 मतलब ये हो गया 2a1 a2 cos theta, और यहाँ पे फिर से माइनस a2 डॉट a2 मतलब माइनस a2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2a1 स्क्वायर, a1 का वैल्यू है 1 तो ये हो गया 2, ये है a1 a2 cos थीटा और ये है माइनस 2a1 a2 cos थीटा, मतलब क्या आ गया हमारे पास, माइनस a1 a2 cos थीटा माइनस a2 स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब ये हो गया 1, माइनस a1 a2 मतलब 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा मतलब हाफ, यहाँ पर हमने जो निकाला था इसीलिए यहाँ पे ये करा गया था, तो दैट वाज माइनस, यहाँ पे माइनस देन हाफ, तो आंसर विल बी हाफ। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है पेज 2.40 क्वेश्चन नंबर 32। ओके 32 क्या कहा गया है कि वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पे एक बॉक्स रखा गया है, एक बॉक्स रखा गया है और एक पर्सन है जो इस बॉक्स को पुश कर रहा है, लेकिन वो कैसे पुश कर रहा है वो मैं दिखा देता हूं। तो ऐसे पुश कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन में उस बॉक्स को पुश किया जा रहा है। ओके अब यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये बताया गया है अलग से, तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। बोला गया है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 100 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। ओके
पूछा जा रहा है एक्सप्रेस f vector in the form of यूनिट नोटेशन। यूनिट नोटेशन मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ओके, तो चलो ट्राई करो। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। तो देखो, ये जो वेक्टर है इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा इस तरफ अलोंग वाई एक्सिस। इसको मैं लिख देता हूं fx, इसको fy। ओके, अच्छा, और आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, और एक चीज भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, दैट इज 45 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, ओके, ये मैं तुम लोगों को बताना थोड़ा मिस कर गया था। ओके, ये था 45 डिग्री। अब देखो, अब ये तुम लोगों के लिए भी निकालना आसान होगा। कोई मुझे बता सकता है कि fx इज इक्वल टू क्या होगा एंड fy इज इक्वल टू क्या होगा? fx इज इक्वल टू होगा f cos 45 डिग्री एंड fy इज इक्वल टू होगा f sin 45 sin 45 डिग्री, isn't it? अब देखो, f का वैल्यू हम लोगों को पता है 100 न्यूटन। f इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो fx यहां पे लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू 100 by root 2 and fy is equal to also 100 by root 2, isn't it? अब अगर f वेक्टर को लिखा जाए ऐसे कि fx i कैप, तो fy को ऐसे लिखा जाएगा। देखो fy किस तरफ है, ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है तो ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है ना, ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है ना। ये अगर पॉजिटिव y एक्सिस है ऊपर की तरफ तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस। तो fx i कैप माइनस fy j कैप लिखेंगे, माइनस fy j कैप। ओके बच्चों, तो fx i कैप एंड fy j कैप दोनों का ही जो वैल्यू है दैट इज 100 by root 2, तो दैट विल बी i कैप माइनस j। तो 100 by root 2 is equal to i कैप माइनस j। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 root 2 into i cap minus 2. Okay, so this is the answer. Okay बच्चों, समझ में आया? yes चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, now this one is page 2.42, question number 4, question number 4। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है ये मैं लिख देता हूँ। page number 2.42 of the module हाँ, ऑफ द मॉड्यूल क्या कहा गया है, शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ। अ कार moving on a straight road, moving on a road due north with uniform speed of 50 kilometer per hour. When it turns left through 90 degree, if the speed remain unchanged, if the speed remain
unchanged after turning then find the magnitude and direction of change in velocity. Okay बच्चों, this is the question. Okay, ये है अपना क्वेश्चन. ओके, चलो इसको एक ट्राई मारो. ओके, इसके लिए भी 1 मिनट टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को. तो बच्चों देखो यहां पर क्या किया जाएगा. पहले ये जो कार था वो कैसे मूव कर रहा था, टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था. सोचो ये था उसका वेलोसिटी वेक्टर. ओके, इसके बाद ये चेंज कैसे हो गया, कैसे चेंज हो गया, यहां से लेके ऐसा चेंज हो गया, यहां से लेके ऐसा चेंज हो गया. तो हम लोग अगर इसको v1 वेक्टर पकड़े विच इज 50, उसका मैग्नीट्यूड है 50 किलोमीटर पर आवर along north, and this is v2 vector which is also 50 kilometer per hour. तो ये किस तरफ होगा, towards west, isn't it? तो ये हो गया towards north और ये हो गया towards west. Okay, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें. ओके, देखो जहां पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. चेंज इन वेलोसिटी हम लोग ऐसे ही करते थे, जब मैग्नीट्यूड में करते हैं तब भी चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे ही किया जाता है. ओके, अब देखो तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करेंगे. इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, ये करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगता है. ओके, और वहीं से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे अपना नया टॉपिक में which is known as relative. So is the velocity along the horizontal direction more than the velocity along the vertical direction? Sorry, once again please tell me, I couldn't understand what So is the velocity of the body when it moves towards west is more when it is moving towards north. No, not more, it's same, the magnitude is same but only the direction changed. Okay, no, only Then the why are we direction. subtracting delta v as v2 minus v1? Is it greater? No, no, but always whenever we find the change, don't we do the final minus initial? Yes. Even if in case of position, isn't it, we do that final position minus initial position. Yes. In case of velocity, see, in case of magnitude of acceleration, what was the formula? A is equal to v minus u by t, मतलब final velocity minus initial velocity by time, isn't it? Yes. So that's why हम लोग final पहले लिखते हैं और फिर initial लिखते हैं. Okay, और यहाँ पर और भी एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसे नहीं है कि किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या मैग्नीट्यूड कम है, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है. यहाँ पे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है. तो देखो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है ना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम लोगों को पता है. ओके, तो देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, v2 माइनस v1. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर. अब अगर इसको मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं, कैसे देखो, ये ऐसे करोगे तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए. ये हो गया अपना वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर पे, उसके बाद चेंज हो गया किस तरफ, इस तरफ चेंज हो गया, मतलब अभी हो गया ये 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट. अब देखो v2 माइनस v1 मतलब v2 प्लस ऑफ माइनस v1, isn't it?
मतलब किन दोनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, v2 वेक्टर को एंड माइनस v1 वेक्टर को। तो देखो ये है अपना v1, ये है अपना v2, तो माइनस v1 क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा माइनस v1। ये अगर प्लस v1 है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा माइनस v1। तो अगर इसको लेके तुम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ये हो जाएगा अपना पैरेललोग्राम, ओके। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट, ओके। या एडजेसेंट साइड से जो डायगोनल लेंगे वो हो जाएगा रिजल्टेंट। मतलब ये होगा अपना डेल v, which is v2 minus v1। अब देखो माइनस v1 का मैग्नीट्यूड भी तो 50 ही है, तो डेल v का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल v इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। Why plus? Because minus v1 whole square, that is plus v1 square only, and then plus v2 square, then it is 50 square plus 50 square। तो यहां से क्या निकल के आएगा 5000, तो 2500 into 2 मतलब 50 रूट 2, इतना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो देखो अगर हम लोग इस एंगल को थीटा पकड़े, इस एंगल को अगर थीटा पकड़ा जाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर लो। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब tan थीटा इज इक्वल टू v1 बाई v2, ओनली मैग्नीट्यूड बिठा रहे हैं, तो 50 बाई 50 मतलब 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, इजंट इट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डेल v वेक्टर इज इक्वल टू 50 रूट 2, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड नहीं, ये किलोमीटर पर आवर रहेगा, है ना, क्योंकि ये तो दिया गया था, देखो 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो 50 रूट 2 इतना किलोमीटर पर आवर किस तरफ, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। एम आई क्लियर? ये समझ में आया, समझ में आया बच्चों ये? Sir, can you explain once more? यस। तो ये एक, So why is the direction towards southwest? बिकॉज देखो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, यहाँ पे sir. हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब देखो v2 माइनस v1 में हम लोग कैसे लिख रहे हैं, v2 प्लस माइनस v1, isn't it? Yes, v2 sir. प्लस माइनस v1। अब देखो प्लस v1 किस तरफ है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो माइनस v1 किस तरफ होगा, Towards टुवर्ड्स south. साउथ होगा, isn't it? तो अब जो दो वेक्टर है, अगर उन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, तो एक वेक्टर है v2 ये वाला, और एक है माइनस v1 ये वाला। तो इन दोनों को लेकर अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, तो जो डायगोनल होगा वो किस तरफ हो रहा है, ऐसे इस तरफ हो रहा है। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं? मतलब v2 माइनस v1 का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, हाँ या नहीं, बताओ। क्योंकि यहाँ पे v2 लिया, Yes, ये sir. हो गया माइनस v1, तो एडजेसेंट साइड्स कहां पर है, एक है टुवर्ड्स वेस्ट, एक है टुवर्ड्स साउथ, इजंट इट? क्लियर और नॉट? बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट? ओके सर हाँ बोलो। सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा था, Isn't लेकिन it? हम लोग यहाँ Isn't- पे वो तो अप्लाई क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? हाँ सर। सही बात है। cos थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब व्हाट इज द एंगल, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे v2 और माइनस v1 के बीच का वेक्टर एंगल कितना है, v2 सर 90 वेक्टर डिग्री। एंड तो cos 90 डिग्री कितना हो गया, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, जल्दी बताओ। सर 1 शायद। cos 90 0, सर Cos तब 90 जीरो, तब जीरो। cos 90 डिग्री 0, तो माइनस 2a1 8 मींस 2pq cos थीटा या 2ab cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या रह गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया हाँ या नहीं?
समझ में आया? यस सर। जब 90 डिग्री होता है तब हम लोग, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. अब देखो बच्चों, यहां से ही ना हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में एक बार आ जाते हैं, तो एक बार में एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मतलब वी आर ऑलरेडी इनटू दिस टॉपिक, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में आ गए हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी करके फिर से हम लोग बाकी सब करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? देखो अगर तुम लोग मेरा डेमो ज्वाइन किए थे तुम लोग, तो वहां पर मैंने तुम लोगों को रेफरेंस फ्रेम के बारे में कुछ कहा था, या उसका एक वेक्टर भी सत्या सर ने शेयर किया था एक बार, एक वीडियो भी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे का वेलोसिटी, वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब अगर सोचो दो कार है, ये एक कार और ये दूसरा कार, ओके, ये कार जा रहा है, ये कार रोड पे चल रहा है, ओके, ये कार रोड पे चल रहा है। अब देखो सोचो इस कार में सारे स्टूडेंट्स हैं और इस कार में सारे टीचर्स हैं, ओके, दिस इज द कार ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज द कार ऑफ टीचर्स, ओके। हम लोग सोचो पिकनिक में जा रहे हैं राजीव क्लासेस। अब देखो सोचो इसका जो स्पीड है इसको हम लोग, या वेलोसिटी है, इसको हम लोग v1 करके बोल रहे हैं और इसका वेलोसिटी को v2 करके बोल रहे हैं, ओके। अच्छे से समझो, देखो तो पकड़ लेते हैं कि तुम सारे बच्चे हो तो तुम बहुत जोर से गाड़ी चला रहे हो, बहुत स्पीड से, चलो 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, और टीचर्स थोड़े संभले गए हैं, संभाल के 50 किलोमीटर पर आवर में हम लोग अपना कार चला रहे हैं, ओके। अब अगर मैं अपने कार से तुम लोगों को देखूंगा तो तुम्हारा कार का स्पीड क्या आएगा, मतलब तुम्हारा कार का जो वेलोसिटी है वो कितना लगेगा मुझे, मेरे लिए वो कितना एपियर होगा, कोई बता सकता है? अगर मैं 50 में हूं तो तुम अगर 70 में हो तो तुमको मैं कैसे देखूंगा, तुम्हारा स्पीड या तुम्हारा 20 किलोमीटर वेलोसिटी में, कैसा होगा? 20 किलोमीटर पर आवर में। यस सर 20। तो तुम लोग मुझे क्या देखोगे, तुम लोग हम लोगों को क्या देखोगे? -20 Minus kilometers. 20 kilometers. -20 का मतलब -20 तो एक मैथमेटिकली बोला, फिजिकली बताओ, कोई बता सकता है कि -20 का मतलब क्या, मतलब So दिखेगा that क्या? means the bus is moving slower than the bus of the students. No, it doesn't mean that. It means कि -20 मतलब तुम लोग देखोगे कि हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहे हैं, हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहे हैं। जब ट्रेन में चढ़ते हैं तब जो इफेक्ट नजर में आता है, जब ट्रेन से बाहर देखते हैं, बाहर का पेड़, बाहर का कुछ भी, बाहर का कोई भी चीज क्या जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, जो फील आता है तुम लोगों को भी वही फील आएगा, ओके। तुम लोग क्या देखोगे कि हम सारे टीचर्स लोग अपना कार 20 किलोमीटर पर आवर में पीछे की तरफ जा रहा है, और मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि तुम लोगों का कार 20 किलोमीटर पर आवर में आगे की तरफ जा रहा है। Am I clear? Am I clear बच्चों? अब Yes. देखो यस तो सर। यहाँ हाँ, सर। पे मतलब अगर मैं एक लाइन पकड़ू, जिस लाइन में मैं एकदम बीच का जो पोर्शन है उसको मैं पकड़ रहा हूँ 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और इस तरफ भी ऐसे 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 करते 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 ये है -70, -100 ऐसा करके, ठीक है ना, ये है -30 ऐसा करके। अब देखो बच्चों, तो ये अगर 0 है, ये अगर 0 वेलोसिटी, तब 0 के रेस्पेक्ट में ये पोर्शन हो जाता है 70, 0 के रेस्पेक्ट में ये पोर्शन हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है -100, isn't it? अब अगर देखो यहाँ पे ही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, हम जब किसी को देखते हैं, हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हम उसे हमेशा अब ऐसे देखते हैं कि अपने आप, मतलब हम लोग रेस्ट में हैं, हम लोग रेस्ट में हैं ऐसे समझ के हम दूसरे को जज करते हैं, दूसरे का वेलोसिटी जज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को।
सोचो, कोई एक बताओ कैसा गाना सुनना अच्छा लगता है, कोई भी एक, मतलब कोई भी एक मुझे बताओ कि तुम लोग कैसा गाना सुनते हो, ऑफन तुम लोग कैसा गाना सुनते हो, कौन से जॉनर का गाना सुनते हो, कोई बता सकते हो? हेलो, क्या हुआ, कोई गाना नहीं सुनता क्या यहाँ पे? Sir, K-pop. क्या क्या क्या? Sir, K-pop. के पॉप, सही है। कौन बता रहा है ये, कौन के पॉप का गाना सुनता Sir, है? Ankur Mandal. अच्छा अंकुर, अच्छा अंकुर, पापा या मम्मी क्या कहते हैं इस गाने के बारे में? ये क्या सुन रहा है ये सारा दिन, अब मेरे जमाने के गाने सुनो, तब किशोर कुमार होते थे, तब सोनू निगम होता था, ये होता था वो होता था, ऐसा बोलते हैं हाँ या ना? Sir. हाँ सर। मतलब एक चीज समझ रहे हो, और तुम भी क्या सोचते हो कि क्या ये सब गाना सुनते रहते हो आप लोग, ये गाना सुनो, गाना तो एक्चुअल ये है, बाकी वो सब क्या चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, तुम्हारे पापा के पापा भी तुमको यही मतलब उनको यही बोलते थे, तुम्हारे दादाजी भी उनको यही बोलते थे कि क्या तुम किशोर कुमार का गाना सुन रहे हो, हमारे टाइम का गाना सुनो, मन्ना दे, हेमंत मुखर्जी, ये सब लोगों का गाना, गुरुदत्त, इन सब का गाना सुनो। मतलब एक चीज तुम लोगों को समझ में आ रहा है, हम अक्सर अपने मतलब किसी भी और को जज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अस, मतलब जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरा चॉइस है, जो मेरा टेस्ट है, अगर उसके साथ कोई मिल जाए, उसका भी वही टेस्ट हुआ, वो तो सही है। तुम्हारा जो दोस्त के पॉप का गाना सुनता है, तो उसके साथ तुम्हारा देखना बहुत अच्छा दोस्ती है, तुम्हें लगता है कि वो ये लड़का तो गाना इसका समझ है गाने का, है ना? लेकिन जो के पॉप नहीं सुनता, जो कुछ और तरह का गाना सुनता है, तुम्हें लगता है यार ये तो, इसको तो कोई समझ ही नहीं है, मतलब तुम किस के रेफरेंस फ्रेम में जज कर रहे हो, तुम अपने टेस्ट को तुम सुपीरियर पकड़ के, अपने टेस्ट को तुम एब्सोल्यूट पकड़ के, आइडियल पकड़ के तुम दूसरे को जज कर रहे हैं। हाँ, और यही चीज बाकियों के लिए भी हो रहा है, हम सारे किसी को भी जब जज करते हैं ना, तो अपने आप को आइडियल पकड़ लेते हैं, अपने आप को आइडियल पकड़ लेते हैं, पकड़ के किसी और को जज करते हैं। Am I clear बच्चों? Am I clear? तो ये तो हो गया दुनियादारी के बात। तो यही चीज वेलोसिटी में भी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में भी होता है। मतलब जब मैं 50 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा हूं, तब मैं अपने आप को आइडियल पकड़ रहा हूं, मतलब अपने आप को स्टैटिक पकड़ रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं कि मैं रेस्ट में हूं, आई एम एट रेस्ट। तो अगर 50 रेस्ट हुआ, मतलब 50 अगर जीरो हुआ, तो 70 क्या होगा बच्चों? 50 अगर जीरो हुआ, मेरे हिसाब से 50 को अगर जीरो पकड़ा जाए, तो 70 को क्या पकड़ा जाएगा? 20 पकड़ा जाएगा। समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. यही चीज होता Yes, है। sir. ओके, अब वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, तुम लोग अभी आंसर करो मुझे। ओके, अगर सोचो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग कहीं से वापस आ रहे हैं और तुम लोग जा रहे हैं। ओके, तो अपना भी वेलोसिटी कितना है? v2 which is 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उल्टा तरफ। ओके, लेकिन उल्टा तरफ। ओके, तो किस वेलोसिटी में देखूंगा बताओ, मैं तुमको किस वेलोसिटी में देखूंगा? Sir, minus 120 kilometer per hour. -120 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। ओके, क्यों? अच्छा देखो, -120 मतलब, अगर, अब देखो यहां पर कैसे किया जाएगा, मेरा जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है? तुम्हारे वेलोसिटी का ऑपोजिट। अब अगर तुम्हारा वेलोसिटी को प्लस पकड़ा जाए, इस तरफ अगर पॉजिटिव पकड़ा जाए, तो ऑब्वियसली इस तरफ को नेगेटिव पकड़ा जाएगा, तो v2 को -50 पकड़ा जाएगा। तो देखो, अगर मैं -50 में जा रहा हूं, तो -50 को अगर मैं, सोचो ये है -50, तो -50 को अगर जीरो पकड़ लूं, तो +70 को क्या पकड़ा जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? और वैसे ही तुम लोग भी अगर मुझे देख रहे हो, तो तुम अगर अपना वेलोसिटी 70 जो है एक्चुअली, उसको अगर जीरो पकड़ लो, तो -50 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो,
तो अब Yes, sir. न्यूमेरिकली समझते हैं, न्यूमेरिकली। अब तो ये हो गया तो एक्चुअल फिजिक्स में बता रहा था, न्यूमेरिकली समझते हैं हम लोग कैसे लिखते कैसे है। ओके, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सोचो अगर लिखा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ, या वेलोसिटी ऑफ 2 लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये हम कैसे लिखते हैं? v21। ओके, जिसका वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं उसका पहले लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। मतलब v21 मतलब क्या? v21 मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, एंड दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसीलिए देखो, इसको अगर तुम इस फॉर्मूला को पकड़ के अगर तुम करो तो देखो v21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा था। एक मिनट बच्चों, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब v2 कितना था? 50। v1 कितना था? 70। तो ये कितना, v21 इज इक्वल टू कितना हो गया? -20 किलोमीटर पर आवर। v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? -20 किलोमीटर पर आवर में। और अगर ऐसे ही हम लोग बताते कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, देन ये क्या हो जाएगा? v12 दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2। तो देखो यहाँ पर बिठा दो, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही अगर तुम, जब हम लोग उल्टा जा रहे थे, तुम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे, उस टाइम में भी अगर देखो यही फॉर्मूला बिठा के, तो तब भी तुम्हें प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया ना? बता, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, हम लोग हमेशा इतना भी लकी नहीं हो सकते कि ऑब्जेक्ट हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल ही जाएगा। ऑब्जेक्ट तो कभी ऐसा भी जा सकता है कि सोचो ये है v1, दिस इज द डायरेक्शन v1, दिस इज v1 वेक्टर एंड दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर। तब यही फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1, सपोज मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखेंगे? v12, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। दैट विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो ये हो गया अपना v12, दिस इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो इसको ही हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्म है उससे लिखेंगे, v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर। और वहां पे सब्ट्रैक्शन में जो करते थे यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही करेंगे, अपना रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? Yes, समझ sir. में आया बच्चों? तो यही चीज हम लोग वहां पर भी करेंगे। देखो सिंपली, ये अगर v1 हुआ माइनस v2 मतलब ये हो जाएगा, बस अपना काम खत्म। तो ऐसा हो जाएगा v12, दिस विल बी द v12 वेक्टर। मतलब अगर मेरा गाड़ी ऐसे जा रहा है, तुम लोगों का गाड़ी ऐसे जा रहा है और हम दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो एक्चुअली तुम लोग मुझे क्या देखोगे? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब v2, मतलब तुम लोग मुझे क्या देखोगे कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं। ये थोड़ा अनयूजुअल दिख सकता है तुम लोगों के लिए, क्योंकि देखो
ये पैरेलल एंटी पैरेलल वाला चीज तो तुम लोग देख ही चुके हो पहले, मतलब दो लेन से कार जा रहा है या ट्रेन में जा रहे हो तुम लोग, ठीक है ना, वहां पर तो तुम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हो ये चीज, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला चीज, इसीलिए इमेजिन करना आसान हो रहा है, लेकिन ये वाला चीज उतना अच्छे से नहीं देखा तुमने। तो शिप में ऐसा हो सकता है, शिप में ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब समुद्र में दो शिप ऐसे जा सकता है एक एक दूसरे के साथ एक एंगल के, तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसा लगेगा कि एक्चुअली ये मतलब ये जो V1 ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है, हालांकि वो जा नहीं रहा है, वो एक्चुअल इस तरफ ही जा रहा है, बट फॉर अस इट इज अपीयरिंग लाइक दैट। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर भी हम लोग वही करते कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। कौन सा वाला पार्ट? सर ये Yes, जो sir, अभी can you please explain, sir? शिप वाला एग्जांपल दिए वो वाला, और सर ओ, मतलब अच्छा यही वाला पार्ट पूरा। अच्छा, Me देखो too, मतलब देखो, अगर ये एक शिप है, दिस इज शिप 1 एंड दिस वन इज शिप 2, दिस इज शिप 2, ये शिप ऐसे जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये शिप ऐसे जा रहा है v2 वेलोसिटी में, ओके ना। तो सोचो इस वाले शिप में तुम स्टूडेंट्स लोग हो, इस वाले शिप में हम टीचर्स लोग हैं, ओके। तो एक्चुअल तुम लोग जब मुझे देखोगे, हम लोगों को जब देखोगे, तुम लोगों को कैसा लगेगा बोलो तो? हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे समुद्र के किनारे खड़ा होके देख रहा है, समुद्र के किनारे खड़ा होके देख रहा है, तो उन लोगों को क्या दिखेगा? उनको क्या दिखेगा? उनको दिखेगा मैं इस तरफ ही जा रहा हूँ, v1 इस तरफ ही है और v2 इस तरफ है। लेकिन तुम लोगों को क्या लगेगा? सर लोगों का शिप इस तरफ जा रहा है। तो इन विथ रिस्पेक्ट टू यू पीपल, द वेलोसिटी ऑफ अस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? समझ में आया या अभी कहीं यस दिक्कत सर, है? नहीं सर आगे। तो अब देखो, अब एकदम Sir, I वेक्टर was सबट्रैक्शन। checking regarding the direction of the velocity, sir. क्या 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 फिर से बोलो। So the direction of the velocity v1 2. देखो वेक्टर सबट्रैक्शन के टाइम पे तुम थे ना, वेक्टर सबट्रैक्शन में हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालते थे? Yes, sir. वेक्टर सबट्रैक्शन के टाइम पे जब हम दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं तब हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं ना, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सबट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। तो इसको ऐसे लिख देते ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, तब भी ऐसे ही निकलता है ना। या देखो, या इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या किया, इस न्यूमेरिकल में क्या किया, ये है v1, सॉरी ये है v2, ये है v1 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हो गया माइनस v1, इसीलिए हमारा जो डेल v हुआ वो इस तरफ हो गया ना, डेल v इस तरफ हो गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे अगर दो शिप रहता तो तब हमें क्या दिखता? हालांकि सोचो एक मतलब सोचो टीचर्स लोग v1 शिप में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स लोग v2 शिप में जा रहे हैं, ओके। तो v2 माइनस v1 मतलब v21, ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब हम लोग तुम्हें क्या देखते? हम लोग तुम्हें क्या देखते कि तुम लोग इस तरफ जा रहे हो। समझ में आया? समझ में आया? तो यही जो सबट्रैक्शन यस का सर। रूल है, यही सबट्रैक्शन का रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। अब वहां पे कोई पूछ रहा था ना कि सर हमने cos थीटा वाला क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि वहां पर तो 90 डिग्री था, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री नहीं दिखाया है, यहाँ पर मैंने थीटा ही दिखाया है ना। तो इसीलिए ये हो गया v12 वेक्टर। तो v12 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v12 इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इंटू cos थीटा। तो ये हो गया v12 का मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, मतलब अगर ये हुआ अल्फा, इसको अगर अल्फा पकड़े तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये v2 है तो ये माइनस v2 है, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2, ये हो गया हमारा tan अल्फा। तो ये अल्फा देगा अपना डायरेक्शन और ये v12 देगा अपना मैग्नीट्यूड। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया?
समझ में आया? यस सर। अब देखो, और अब फिर से हम लोग न्यूमेरिकल्स में चलेंगे। सर बट ये ऐसा अपेयर होने का रीजन क्या है? देखो, जब तुम अपने आप को स्टैटिक पकड़ते हो, जब तक तुम स्टैटिक हो नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरा जिस वेलोसिटी में होगा वो वैसा छोड़ के कुछ और दिखेगा। जैसे देखो, सोचो जब तुम ट्रेन में जाते हो तो बाहर के सारा चीज क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। अब ऐसा लगने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि तुम ट्रेन पे होने के बावजूद अपने आप को स्टैटिक पकड़ते हो, तभी जाके बाहर का एक्चुअल में स्टैटिक चीज पीछे की तरफ जाना लगता है। समझ में आया? समझ में आया? तो वैसे ही जब तुम एक ऐसे डायरेक्शन में सोचो इस तरफ के डायरेक्शन में तुम जा रहे हो और फिर भी अपने आप को स्पीड में हो, एक वेलोसिटी है, तब भी अपने आप को स्टैटिक पकड़ रहे हो, तो तब तुम्हें ऐसे इस तरफ जाता हुआ किसी ऑब्जेक्ट को वो ना दिख के कुछ और दिखे। समझ में आया? अब क्या दिखेगा वो ही जानने के लिए हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और वहां से हमें दिखा कि वो एक्चुअल किस तरफ दिखेगा, इस तरफ। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस हेलो? सर, इसका मतलब ये कि रियलिटी वही देख पाएगा जो स्टैटिक में है। और एब्सोल्यूट स्टैटिक कोई नहीं है। सोचो, Yes, एब्सोल्यूट yes. स्टैटिक कोई भी नहीं है, क्योंकि खुद अर्थ भी स्टैटिक नहीं है। अब तुम बोलोगे क्या हाँ सर, सर। चलो सही है, अर्थ स्टैटिक नहीं है, तो सन भी स्टैटिक नहीं है। क्यों? सन बोलो या सारे स्टार्स बोलो, ये सारे भी घूम रहे हैं इन द गैलेक्सी। जो मतलब गैलेक्सी का मतलब जस्ट, मैं इसी बार जो नोबेल प्राइज आया था ना, इसमें टोटल 3 लोगों को नोबेल मिला था। उसमें 2 लोग जिस चीज को लेकर नोबेल मिला था उनको, मतलब फॉर मोस्ट 25 to 30 years उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, यूनिवर्स को, और वहां से उन लोगों को मतलब ये सिद्धांत में आए वो लोग कि अर्थ का, सॉरी, यूनिवर्स का, मतलब यूनिवर्स में अपना जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसका जो सेंटर है, दैट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। दैट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। ओके नो? तो ये चीज उन लोगों ने प्रूव किया यूजिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि सारे गैलेक्सीज का जो सेंटर होता है, वो सेंटर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, और उसी सुपरमैसिव ब्लैक होल को सेंटर में रख के सारे ऐसे इलेप्टिकली रोटेट करते रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सन भी इन सारों को लेकर, मतलब सारे प्लैनेट्स को लेकर रोटेट कर रहे हैं। और किसे पता, यूनिवर्स का भी एक ऐसे ही सेंटर हो सकता है। तो पूरा यूनिवर्स के सारे गैलेक्सीज भी ऐसे मूव कर रहा है, और ऐसे करके अगर बहुत सारा यूनिवर्स हुआ तो वो सारे भी किसी सेंटर को लेके मूव कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर नो, मतलब ये देखना फिजिक्स में ही, ये क्लास 11 में ही बताया जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है। इसीलिए जो तुम बोल रहे हो ना कि जो वही एक्चुअल देख पाएगा, उसको लग रहा है कि वही एक्चुअल है। अब सोचो अगर हम लोग हमेशा ट्रेन में ही चढ़ते, मतलब ट्रेन में ही जा रहे हैं, हम लोग ट्रेन में ही सोते हैं, ट्रेन में ही खाते हैं, ट्रेन में ही हम अपना क्लास करते हैं, सब कुछ ट्रेन में, ट्रेन से कभी उतरते ही नहीं है, तो हमें हमेशा लगता कि बाहर का जो दुनिया है वो पीछे की तरफ जाता है। हमेशा लगता, अगर हमेशा एक मूविंग ट्रेन में हम लोग रहते बचपन से लेके सारा उम्र, तो हम लोगों को लगता कि बाहर का दुनिया ऐसे पीछे की तरफ जाता है ना? समझ में आया बच्चे? यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन अगर हम लोग का मतलब सेंटर ब्लैक होल है तो हम लोग का पूरा गैलेक्सी में चल के नहीं जाता, मतलब तो खींचने से ही ना। हाँ, सेंटर ब्लैक होल है, गैलेक्सी थोड़ी इतना था, इतना है, गैलेक्सी भी बहुत सारा बड़ा है ना? और उन सबका एक प्रॉपर मास है। ओके, तो अगर तुम नेट फोर्स देखोगे तो सबके ऊपर नेट फोर्स जितना हो रहा है उसी हिसाब से वो लोग मतलब
एक जगह पर है या एक्चुअली बढ़ रहे हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, universe is expanding. So there are four basic forces, basic force, okay, that is nuclear force, nuclear के अंदर, nucleus के अंदर जो force होता है nuclear force, second is gravitational force, third is electromagnetic force, fourth is electrostatic force, okay, these are the four basic force. लेकिन एक चीज कहा जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर, ठीक है ना, तो तीन बेसिक फोर्सेस हुआ, ठीक है ना। तो फिर भी बोला जा रहा है, ये मतलब एक जर्नल में मैंने पढ़ा था कि फिर भी बोला जा रहा है कि अर्थ इज, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इसका मतलब है देयर इज अ माने फुल पॉसिबिलिटी टू बी, मतलब दैट के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके लिए अर्थ बढ़ रहा, सॉरी यूनिवर्स बढ़ रहे हैं, एक दूसरे यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूअसली the distance between two objects is increasing, okay, so there must be a anti gravitational force, okay. यस समझो। ये दूसरा जगह पर आ गए, तो फिर से हम लोग न्यूमेरिकल्स में वापस आते हैं, ओके बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल in xy plane at any instant of time t, at any instant of time t r, x is equal to 4t square and y is equal to 3t square. Okay. Find speed of the particle at that instant. Find speed of the particle at that instant. Okay. चलो निकालो इसको। एक मिनट टाइम देना, okay? देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन xy plane at any instant of time t r, x is equal to 4t square and y is equal to 3t square. Find speed of the particle at that instant. तो इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो हमें निकालना पड़ेगा, स्पीड which is a scalar quantity, ओके। तो देखो बच्चों, किसी इंस्टेंट में उसका पोजीशन है, ऐसा पकड़ लेते हैं, अगर उसका पोजीशन उस टाइम पे s है, s वेक्टर, तो s is equal to x I cap प्लस y j cap। अब x मतलब कितना, 4t स्क्वायर, मतलब 4t स्क्वायर I cap, एंड y मतलब कितना, 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर j cap, ये हो गया s वेक्टर। अब ये अगर s वेक्टर है तो v वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर dt, ds dt। तो देखो इसको अगर d dt कर दे तो d dt क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, तो 4t स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 8t I कैप प्लस 6t j कैप। तो हमारा v क्या हो गया, ये हो गया। तो v का मैग्नीट्यूड इज द स्पीड, v का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होगा, तो v का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √8t
40 होल स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना 64 टी स्क्वायर प्लस 36 टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 100 टी स्क्वायर, मतलब 10 टी हो गया, 10 टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 10 टी। तो ये मतलब स्पीड का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 10 टी, और वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी 80 आई कैप प्लस 60। Am I clear students? Am I clear? बच्चों समझ में आया? हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes. अच्छा, एक चीज, एक इंफॉर्मेशन तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोगों को पता है क्या कि अब से सीबीएसई 2 सेमेस्टर में मतलब ऐसे डिवाइड करके होगा, एक नवंबर में और एक सर ये हमेशा के लिए कि बस इस साल के लिए? किसी को नहीं पता। अच्छा। सर लेकिन ये तो क्लास 10 और 12 के लिए था ना। हाँ लेकिन सी आई थिंक आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, बट मैं मींस एटलीस्ट इन व्हिच स्कूल आई एम एसोसिएटेड विद, वहां पर तो सबके लिए यही होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये एक साल से ज्यादा भी चलता है, विच इज गुड एक्चुअली फॉर यू पीपल, विच इज गुड। क्यों गुड? व्हाई? क्योंकि जो नवंबर का एग्जाम होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट एमसीक्यू बेस्ड। अगर वो ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ तो वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गया, लोड कम हो गया कि जो सोचो डेरिवेशन या ये सब के ऊपर दिमाग लगाने का लोड कम हो गया। सिर्फ समझो, कॉन्सेप्ट समझो और जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन करो। क्योंकि मुझे, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि बोर्ड के लिए, बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आएगा उसके लिए नीट के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट लेवल के ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। नीट लेवल है उससे नीचे आ सकता है। और मतलब जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए मतलब कुछ नहीं है बोर्ड। ओके, ये चीज एक इंफॉर्मेशन था जो अभी दिमाग में आया मेरे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं तुम लोग, अच्छा ये एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आया था जेई 2014 में। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, at what angle must the two forces क्योंकि हम लोगों को सब पूरा ही वेक्टर खत्म हो जाते, मैं यहां से वहां सब जगह से दे रहा हूं, ठीक है ना? at what angle must the two forces x plus y and x minus y act so that the resultant may be root over x square plus y। चलो फिर से 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करना पड़ेगा। ओके, चलो दिखा। ओके, क्या बोला जा रहा है? एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल मतलब एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मस्ट बी द टू फोर्सेस, मतलब ये एक फोर्स है A और इसको B पकड़ लेते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस है। एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी दिस, मतलब दिस इज R। ओके ना, ये R, ये A और ये B। तो बच्चों हमें पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर मतलब हम अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर
उसके बाद बी स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा। तो इस तरफ हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर ये हो गया अपना 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो चलो ऐसे कर लेते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ये प्लस 2xy ये माइनस 2xy कट गया। ओके, तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया अपना थीटा मतलब कॉस थीटा। Therefore, we can write here, therefore theta is equal to cos inverse minus of x square plus y square divided by 2 into x square minus y square। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? Sir, can you explain once more? कहाँ पे बताओ? कौन सा जगह समझ में नहीं आया बताओ? बुला रही है। क्या? हेलो, हाँ, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया बताओ? मतलब देखो, ये तो सिंपल अलजेब्रा किया, सिंपल कैलकुलेशन। ओके, Okay, sir. सिंपल कैलकुलेशन किया। क्या हुआ? अच्छा, लाइट गई हुई है, अपने आप को एसी वाला बस। अनम्यूट कर, अपने आप को म्यूट करो। हाँ बताओ, कौन सी जगह पर समझ में नहीं आया? बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे, मैं बताता हूँ। अच्छा, किसी को भी समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आया बच्चों? हेलो सर एक बार और बोलेंगे तो अच्छा। सर एक बार और कर दीजिए। चलो चलो, नहीं एक बार और करूंगा, नहीं एक बार और दिखा रहा हूँ। हाँ 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 सर हाँ। तो देखो आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस। अब देखो एक चीज मैं तुम लोग को डेमो में भी कह रहा था कि हमेशा ड्रॉ करके करना। अब देखो ड्रॉ करके कराता हूँ, तुम लोग ड्रॉ करा देता हूँ। आई होप के मोस्ट ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। ओके, कहा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, मतलब ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है ना। अब अगर हम लोग ऐसा करें, इसको ऐसे करके अगर ड्रॉ करें तो ये है एक फोर्स और ये एक फोर्स। एट व्हाट एंगल मतलब थीटा। ये है x प्लस वाई फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, और ये है x माइनस वाई, इसका मैग्नीट्यूड। अब कहा जा रहा है इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा है। ओके, मतलब ये है अपना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है एक्स प्लस वाई और ये है एक्स माइनस वाई। ये है अपना दो फोर्सेस, ओके, दो वेक्टर, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखो अब अगर हम इसे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला में बिठाएं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हमें निकालना क्या है? थीटा निकालना है। तो आर का वैल्यू बिठा दिया यहाँ पर, ए एंड बी का वैल्यू बिठा दिया यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया। यहाँ इस तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
अब देखो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करना स्टार्ट किया, इस तरफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ वाई स्क्वायर, इस तरफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2xy, यहाँ पे माइनस 2x, ये सब मतलब कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला चीज। तो इसको एक तरफ ला दिया, बाकी तरफ क्या हो गया, दूसरे तरफ 0 हो गया। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं राइट की साइड ले गया, राइट साइड में, तो माइनस ऑफ ये हो गया। ये अगर राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास, ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। समझ में आया बच्चों? ये हो गया अपना आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन एंड दैट्स इट। ओके, एक काम करता हूं, ये जी 2010 में आया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि वेक्टर A has a magnitude of 5, has magnitude of 5 unit, lies in xy plane, xy plane, and points in a direction, points in a direction 120 degree, 120 degree from the direction of, from the direction of increasing x, increasing x, increasing x और increasing x axis भी तुम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर B has a magnitude of 9 units, has a magnitude of 9 units and points along z axis, and points along z axis. Find magnitude of cross product A cross magnitude of A cross B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत सारा बातें कहा गया है जिससे तुम लोगों को मतलब कंफ्यूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, देखो क्या कहा जा रहा है कि देयर इज अ वेक्टर A हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, लाइज इन xy प्लेन। कहां पे है वो? xy प्लेन के ऊपर। एंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन 120 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x। मतलब ये जो वेक्टर A है, ये इंक्रीजिंग x मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, इंक्रीजिंग x मतलब क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल कर रहा है। वेक्टर B हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट। वेक्टर B जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9 यूनिट। एंड पॉइंट्स अलोंग z एक्सिस। किस तरफ पॉइंट कर रहा है? z एक्सिस की तरफ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अपना ये है x एक्सिस, दिस इज
ऐसे पकड़ लेते, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ओके, तुम लोग बोलो सर अभी आप उल्टा कर लिया आपने, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस दैट्स इट। एक्स वाई जेड ये ड्रॉ करने का सुविधा होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। मतलब ये जो टोटल प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस तरफ जो प्लेन है, ये है माइनस एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स। ओके, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर ए है ये 120 डिग्री एंगल कर रहा है। मतलब अपना वेक्टर ए कैसा है, अपना वेक्टर कैसा हो इस तरफ। ओके, मतलब वो इंक्रीजिंग एक्स के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल कर रहा है, 120 डिग्री एंगल कर रहा है। ओके बच्चों, और यहां पे और जो बी वेक्टर है बच्चों, वो किस तरफ है, इस तरफ है, along z axis. This is vector A and this is vector B. वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बताया गया है 5 एंड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बताया गया है कितना, 9। ओके, अब कोई बता सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B? व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B? Sir, 60 degrees. सर 120 डिग्री। अच्छा, और मतलब जस्ट ट्राई, मैं लास्ट में बोलूंगा कि इसका मतलब सही है या गलत। सर आप जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किए थे उसको फिर से समझा दीजिए। उसके सर क्या क्या? 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री, और कुछ अच्छा, चलो मैं बता दूं। अच्छा एक चीज बताओ, y एक्सिस एंड z एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना एंगल करता है? 90 डिग्री। तो xy प्लेन में जो वेक्टर है, xy प्लेन, अच्छा उसके पहले और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। xy प्लेन और z एक्सिस के बीच एंगल कितना है? xy प्लेन और z एक्सिस के बीच एंगल कितना है? xy प्लेन मतलब ऐसे सोचो, तुम लोग ऐसे सोचो कि तुम्हारा जो फ्लोर है दैट इज xy प्लेन, और वही कॉर्नर, घर का कॉर्नर जिसका मैं एग्जांपल देता रहता हूं तुम लोगों को, वहां से चढ़ गया है z एक्सिस। ओके, घर का जो कॉर्नर है वहां से z एक्सिस चढ़ गया है, तो वो वाला है z एक्सिस। ओके, और जो फ्लोर है दैट इज xy प्लेन, तो z एक्सिस के साथ xy प्लेन का एंगल कितना है बताओ तो? सर 90 डिग्री। अच्छा अब एक काम करो, तुम्हारे फ्लोर के ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, अपने फ्लोर के ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी एक लाइन, कहीं से भी। इट नॉट नेसेसरी के यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, नॉट नेसेसरी, कहीं से भी ड्रॉ कर दो। तो वो वाला जो लाइन होगा वो z एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा? अगर पूरा xy प्लेन ही 90 डिग्री एंगल कर रहा है तो वो वाला कितना एंगल करेगा? 90 degrees. बस हो गया, खत्म बात। तो ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर के साथ कितना एंगल करेगा? कितना एंगल करेगा? 90 degrees. हो गया, खत्म। थीटा इज इक्वल टू 90 90। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ए बी साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब 1, तो 5 into 9 मतलब 45। समझ गया बच्चों? हाँ सर। that's it okay okay चलो बाय देन सर
हाँ बोलो। सर ये जो डायग्राम वाला पार्ट आप जब सर शुरू में समझाए थे सर वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो ये कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टोटल